एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का, जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस या फिर जैव प्रक्रम, इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने किस किस चीज़ों के बारे में समझा था। हम लोगों ने समझा था कि जो पोषण यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होता है, और दोनों ही कैटेगरीज में हम लोगों ने बात कर ली थी कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है और एनिमल्स में। अभी हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। प्लांट्स में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में समझा था, ठीक है, डिटेल में समझा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो न्यूट्रिशन पोषण के लिए खुद ही पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। तो अगर पेड़ पौधों की बात करें जो कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उनको स्वपोषी कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरह से होती है, जिसमें हम लोगों ने एक इक्वेशन भी देखी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जो परपोषी पोषण होता है, उसमें पोषण के कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं पोषण के चरण या फिर पोषण के अवस्थाएं। कुछ भी बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। या तो हम बोल सकते हैं पोषण की अवस्थाएं या चरण, ठीक। और इंग्लिश में हम लोग कहेंगे स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो टोटल स्टेप्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। तो पांचों के बारे में हम तो पहले यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। पांचों अवस्थाओं के बारे में लिख देंगे। तो सबसे पहली जो अवस्था होती है, सबसे पहला जो चरण होता है न्यूट्रिशन का, वो होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंजेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है? इंजेशन। दूसरी अवस्था होती है, दूसरी अवस्था को हम क्या कहते हैं? पाचन। और पाचन को सभी जानते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डाइजेशन। डाइजेशन। तीसरी अवस्था होती है अवशोषण। अवशोषण, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। चौथी अवस्था होती है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, और इसे कहा जाता है अंग्रेजी में एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और लास्ट वन, 5th वाली जो होती है अवस्था, उसे कहा जाता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण या फिर मल विसर्जन, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है इजेशन। इजेशन। दोनों में अंतर है। सबसे पहला ये इंजेशन है और ये इजेशन है, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो ये 5 चरण होते हैं, ठीक है। सबसे पहला चरण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर कितने 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 5 स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा पोषण की क्रिया पूरी होती है, ठीक है, पूर्ण होती है। तो यहाँ पर देखो, जैसे भी हम खाना खाते हैं तो वो सीधा हमें हमारे शरीर में अवशोषित तो नहीं हो जाता। कई सारे स्टेप्स होते हैं कि पहले हम उस खाने को खाएंगे, फिर चबाएंगे, है ना, फिर अवशोषित होगा, फिर स्वांगीकरण होगा। तो ये चीज़ें होती क्या हैं, इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे, इसको नोट करो। फिर हम लोग डिटेल में जानते हैं कि अंतर्ग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्रिया तो आ जाती है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अंतर्ग्रहण को। अंतर्ग्रहण, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंजेशन। इंजेशन।
इंजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, खाना जो इसमें हम क्या इसके अंतर्गत किसे लेते हैं, जैसे कि जब हम खाने को अपने मुंह तक लाते हैं और मुंह में जब हम उस खाने को चबाते हैं, ठीक है, पाचन से पहले की जो क्रिया होती है भोजन के साथ में, उसी को अंतर्ग्रहण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उस डेफिनेशन से समझते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के ठोस कार्बनिक पदार्थ, ठोस कार्बनिक पदार्थों को बाह्य वातावरण से प्राप्त करने अथवा खाने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है अंतःग्रहण में, जब हम क्या, देखो जो भी खाना खाएंगे हम क्या करते हैं, अगर मैं परपोषी जीवों की बात करूं, जैसे हम लोगों की बात करूं जो जंतु होते हैं, और इसके अलावा एक कोश के और बहुकोश के दोनों जंतुओं की बात हो रही है, क्योंकि जंतु की श्रेणी में दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है अंतःग्रहण क्रिया जो होती है, हम उसमें क्या करते हैं, जो जैसे कि हम लोग खाने के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं, पेड़ पौधों पर। इसके अलावा अगर मांसाहारी जंतुओं की बात करें तो वो किस पर डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधों के साथ साथ एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश वगैरह। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि वो हर चीज़ के जो मांस खाते हैं उन्हीं को तो मांसाहारी जीव बोलते हैं, है ना। तो जो मांस पर डिपेंड करते हैं, जो अदर जंतुओं पर डिपेंड करते हैं, इसके अलावा जो पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, तो ये अपना खाना कहाँ से होंगे, बाह्य वातावरण से तो ले रहे हैं, है ना। जो बाह्य वातावरण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या फिर खाना खाते हैं, तो उस क्रिया को ही अंतःग्रहण या फिर इंजेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ, देखो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो एक्चुअल में ठोस, भोजन जो है रोटी सब्जी दाल वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, सॉलिड्स में होती हैं। एक बात याद रखिएगा, जो अकार्बनिक पदार्थ होता है, अकार्बनिक पदार्थ, इस पर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जल की, इसका पाचन नहीं होता। ठीक है, इसको हम खाते नहीं हैं, इसको हम पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जल की बात करें तो यहाँ पर जल को हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ। इसके अलावा अगर हम जल की बात करें तो उसको चूसने की क्रिया, मुख में ला करके उसको चूसने के अगर अंदर की तरफ उसको हम क्या करते हैं, उसको स्विप करते हैं, तो उसकी क्रिया को ही हम अंतःग्रहण या फिर इंजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो भोजन खाने की क्रिया को ही क्या बोला जाता है, इंजेशन बोला जाता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जंतु में हो सकती है ये क्रिया। कैसे होती है, अगर हम एक कोश के जंतुओं की बात करें तो वहाँ पर जो इंजेक्शन होता है यानी अंतःग्रहण होता है वो उनकी सेल सरफेस के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक कोश के जीव का मतलब होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, और एक सेल से बनी होती है यानी कि पूरा सेल ही जो होता है वही एक बॉडी होती है ना। अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, तो इनकी बॉडी जो है वो क्या होती है, सेल होती है। तो यहाँ पर सेल की सरफेस जो होता है, सो जो बाहरी सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सरफेस के थ्रू ही जो है ये क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और सभी क्रियाएं जो हैं हो करके जब वही क्षेपण की क्रिया आती है तो सबसे शुरू वाली क्रिया यानी कि अंतःग्रहण और सबसे लास्ट वाली जो चरण होता है बही क्षेपण, ये दोनों ही क्रियाएं जो है वो कोशिका की सतह से होती हैं। ठीक है, तो अगर हम एक कोश के जंतुओं की बात करें तो उनमें इस तरह से होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन का जो भी निवाला होगा उसको हाथ से पकड़ के मुंह तक रखते हैं और फिर उसको चबाते हैं, खाते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग खाना ऐसे खाते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, जो जानवर होते हैं, अगर हम मांसाहारी जंतुओं की बात करें तो मांसाहारी जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा कई बार, जो मांसाहारी कुत्ता बिल्ली चीता शेर वगैरह, ये अपना खाना जो है और पानी भी जीभ के द्वारा, ठीक है, जो उनकी टंग होती है उसके द्वारा ही क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, चाहे पानी हो गया और चाहे खाना हो गया। ठीक है, और अगर हम गाय भैंस वगैरह को देखें तो वो तो अपना खाना मुंह से ही खाती हैं। ठीक है, बट वो हाथ से नहीं पकड़े खाती, वो सिर्फ डायरेक्ट मुंह से खाती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जंतुओं में अंतःग्रहणीय क्रिया किस तरह से होती है उसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल्स दिख लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, तो अंतःग्रहण का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भोजन को मुंह तक रखना। ठीक है, पहला स्टेप सबसे पहले यही होगा पोषण की क्रिया को चलाने के लिए। ठीक है, उदाहरण सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं एक कोश के जीव यानी कि अमीबा का। तो अमीबा में अंतःग्रहण कैसे होता है, अमीबा में कोशिका की सतह से होता है, सतह से। ठीक है, फिर वहां पर क्या बनते हैं, फूड वैक्यूल्स बनते हैं, खाद्य रिक्तिका बनती है जिसके द्वारा जो भोजन है वो पचाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी हम लोग बात करते हैं हाइड्रा की बात करें, अगर
तो जो हाइड्रा होता है उसमें क्या होते हैं, स्पर्शक होते हैं, स्पर्शकों द्वारा अंतर्ग्रहण। तो इसमें अंतर्ग्रहण कैसे होता है, स्पर्शकों द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कॉकरोच की। तो कॉकरोच में अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, मुखांग, उनमें मुख आंग होते हैं। ठीक है, मुखांग द्वारा होता है। और अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस में जो खाना है वो मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य हाथों से भोजन पकड़कर मुख में रखकर अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से अंतर्ग्रहण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। ठीक है, बात समझ में आई तो इसे नोट करो। फिर हम लोग अगला स्टेप समझेंगे। अगला चरण क्या है, पाचन। तो पाचन देखो, सबसे लंबा जो चरण होता है वो पाचन का ही होता है। अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग पांचों स्टेप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि कौन से स्टेप में क्या क्या क्रियाएं होती हैं। ठीक है, पाचन जो है वो सबसे लंबा होता है। ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे और इस टॉपिक के बाद हम लोग सीधा पाचन यानी डाइजेशन सिस्टम पर ही आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसी को समझेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप है पाचन। पाचन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है, जो ठोस अणु होते हैं भोजन के, उन्हें भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा छोटे छोटे अणुओं में, सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया, और ये किसके द्वारा की जाती है, एंजाइम्स के द्वारा की जाती है। इसी चीज को हम पाचन कहते हैं, जो कि पाचन तंत्र के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो पाचन में हम लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थों को, या फिर हम लिख सकते हैं ठोस जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इन सब चीजों को। ठीक है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचन में क्या होता है, जो ठोस कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि, इन सब चीजों को सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया, जैसे कि कोई अणु है, जो भी भोजन का अणु हमने खाया है, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने, यानी कि एंजाइम्स के द्वारा, ताकि उसका सरलता से पाचन हो सके, सरलता से उसका विसरण हो सके। ठीक है, तो उसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ये सब चीजें जो है एंजाइम्स करते हैं। तो कई सारे एंजाइम्स, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ेंगे कि अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा पाचन जो है वो किया जाता है, जो अणु होते हैं, जो ये भोजन हम खाते हैं। ठीक है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, इसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। बस खाने का पाचन जो है वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो दो तरह से पाचन अभी हम लोग बोल सकते हैं कि दो तरह से, जंतुओं की अगर हम बात करें तो दो तरह का पाचन होता। एक होता है अंतःकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन,
और इंग्लिश में से कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है कोशिका के अंदर पाचन होना, ठीक है, पाचन होना। उदाहरण एक कोशिकीय जीव जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी बॉडी जो है वो सेल पर डिपेंड होती है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। कोशिका के अंदर जो है पाचन होता है, और किसके अंदर, जो खाद्य रिक्तिका बनी होती है उनके अंदर होता है, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन में क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, कोशिका के बाहर पाचन होना। और इसका उदाहरण है बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो पाचन में दो तरह के पाचन होंगे, एक अंतःकोशिकीय पाचन, ठीक है, जिसको बोला जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर जब पाचन की क्रिया होती है तो उसे हम पाचन अंतःकोशिकीय पाचन बोलते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें एक क्रिया होती है। जब हम इसके अपोजिट देखते हैं तो बाह्य कोशिकीय पाचन, जैसे कि यहाँ पर कोशिका के बाहर पाचन होना, या फिर कोशिका के बाहर पाचन होना, या फिर यहाँ पर एक क्या होती है, यहाँ पर आहार नाल का निर्माण होता है। आहार नाल उपस्थित होती है शरीर के अंदर, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कि हमारे अंदर क्या है, आहार नाल है, एक एलिमेंट्री कैनाल है कि जो खाना है वो पहले मुख में जाएगा, फिर मुख के बाद फूड पाइप में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा। तो इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है, एक एलिमेंट्री कैनाल होती है 9 मीटर की, ठीक है। उसमें क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। यहाँ पे तो बाह्य कोशिकीय पाचन में क्या होता है, यहाँ पर जो डाइजेशन है वो किसके अंदर होता है, आहार नाल। यहाँ पर बॉडी में एक आहार नाल प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारे अंदर पहले मुख गुहिका, फिर उसके बाद फूड पाइप होता है, फिर उसके बाद खाना जो है स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से एक व्यवस्था बनी होती है शरीर के अंदर कि खाने के पाचन के लिए एक अलग से तंत्र बना होगा। हमारे अंदर जैसे कि बहुकोशिकीय जंतु में क्या होता है, अलग अलग तंत्र बने होते हैं अलग अलग कामों को करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से पाचन तंत्र भी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है खाने को पचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर खाना जो है बहुकोशिकीय पाचन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बाह्य कोशिकीय पाचन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खाना जो है वो आहार नाल में होता है, कोशिका के बाहर होता है आहार नाल में, ठीक है। जबकि अंतःकोशिकीय पाचन में खाना किसमें होगा, कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। तो ये पाचन के बारे में हमने आज समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, तीनों को हम लोग समझते हैं साथ में, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम इसे रफ करके समझते हैं। अब तीसरा जो स्टेप है इसको बोला जाता है अवशोषण। अवशोषण, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अब पाचन की क्रिया द्वारा क्या है, खाना जो है, जो भी भोज्य पदार्थ था, ठोस कार्बनिक पदार्थ जो थे, उनके अणु जो थे वो अब पच चुके हैं। तो पचा हुआ खाना जो है अब उसे क्या किया जाता है, रुधिर के द्वारा उसे विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो वो तो स्वांगीकरण कहलाता है, लेकिन रुधिर तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो अवशोषण कहलाती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि घुलनशील पचित भोजन यानी कि जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जिसमें जैसे शर्करा होती है, शर्करा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल इत्यादि, इन सब चीजों को क्षुद्रांत्र यानी कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत
से रुधिर में विसरित करने की क्रिया, विसरित करने की क्रिया अवशोषण कहलाती है। अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कहलाती है। तो अवशोषण की क्रिया में क्या होता है, जो भी भोजन जो है वो पच चुका है, जो पचित भोजन है जिसमें अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, शर्करा, ग्लूकोज, ये सब चीजें होती हैं, उन्हें अब छोटे आंत, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे लास्ट जो पाचन है वो छोटे आंत में होता है। इसके अलावा जो है पाचन की क्रिया जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जो वेस्ट होता है यानी कि जो अपचित भोजन होता है जिसको और एंजाइम्स के द्वारा नहीं पचाया जा सकता है, उसको क्या किया जाता है बड़ी आंत में, क्योंकि छोटे आंत से खाना जो है पचकर बड़ी आंत में जब पहुंचता है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा उसका जो जल है, जो पानी होता है उससे सूख लिया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब किया जाता है उसमें से। तो पानी को सूखने के बाद जो सब चीजें जो है वो शरीर से बाहर कर दी जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद छोटी आंतें तक की पाचन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर पाचन जब हो जाता है तो जो भी पदार्थ बनते हैं, ठीक है, जो भी जो शरीर के लिए पोषण का काम करते हैं, तो वो सब चीज़ों को रुधिर में पहुंचा जाता है। रुधिर में क्यों पहुंचाते हैं, तो इसके बाद हम समझते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग फोर्थ स्टेप, जिसको हम बोलते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण और एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन का मतलब होता है ये जो भोजन के जो अणु हैं जो कि अब पच चुके हैं पूरी तरीके से, तो इन भोज्य पदार्थों को, इन घुलनशील पचित भोज्य पदार्थों को, पचित भोज्य पदार्थों के अणुओं को रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया या फिर कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। स्वांगीकरण कहलाती है। स्वांगीकरण में क्या होता है, देखो अवशोषण में हमने क्या देखा कि पाचन के बाद जो भी तत्व बनते हैं, जो भी घुलनशील पदार्थ होते हैं जो कि पच चुके हैं, तो जो ठोस कार्बनिक अणुओं से जो सरल अणु बनते हैं, उन पदार्थों को छोटे आंत से कहाँ पहुंचाया जाता है, रुधिर में पहुंचाया जाता है। फिर और तो इतनी क्रिया, रुधिर तक पहुंचाने की क्रिया जो है, छोटे आंत से रुधिर तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो अवशोषण कहलाती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रुधिर तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाएगी, अवशोषण कहलाएगी। इसके बाद उस रुधिर से उन्हीं पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। तो याद रहेगा, ठीक है। छोटे आंत से रुधिर तक पहुंचाने की क्रिया उन्हीं पदार्थों को वो अवशोषण कहलाती है, और रुधिर से फिर उन सभी को पदार्थों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने तक ऊतक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या होता है, स्वांगीकरण में जो भी अणु होते हैं जो आते हैं, जो उनमें क्या होता है, कोशिका क्या करती है, कुछ तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण में काम आ जाता है, कुछ तत्व जो हैं, कुछ पदार्थों का यूज जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है, ठीक है। कुछ जो है एंजाइम्स बनाने में प्रयोग हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ पदार्थों का यूज जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में, एंजाइम्स बनाने में, इसके अलावा ऊतकों की मरम्मत के लिए, जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करने के लिए, और इसके अलावा कुछ जो पदार्थ होते हैं उनका यूज जो कोशिका होती है वो अपनी जीव द्रव्य में उसे विलीन कर लेती है, समाहित कर लेती है, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये सब काम होते हैं एसिमिलेशन में। अब इसके अलावा लास्ट स्टेप आता है जिसे हम बोलते हैं बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण, और या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है ईजेशन। ईजेशन का मतलब होता है अपचित भोजन को शरीर से विसर्जित करने की क्रिया, बहिक्षेपण या फिर मल विसर्जन कहलाती है। मल विसर्जन कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ भोज्य पदार्थ, जैसे कि मैंने कहा कि अभी मैंने यहाँ पर बताया था अवशोषण की जो
अपचित भोजन होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसको एंजाइम जो है वो और भी सरल अणुओं में नहीं तोड़ पाती। तो भोजन का सबसे लास्ट जब इतना वेस्ट बचता है कि उसको और भी नहीं पचा सकते हैं एंजाइम्स, और भी उसको सरल अणुओं में नहीं तोड़ सकते हैं, और भी उसे अवशोषित पदार्थ अवशोषण उसका और भी नहीं किया जा सकता है, तो उन पदार्थों को जो है शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और बड़ी आंत से जो है उनका जल अवशोषित क्या कर लेते हैं। ठीक है, जल को अवशोषित करने के बाद उनको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो जैसे कि स्वांगीकरण में क्या होता है, जैसे कोशिका तक उन्हें पहुंचाया जाता है सभी पदार्थों को। इसके अलावा अमीनो अम्ल वगैरह, अमीनो अम्ल से क्या एंजाइम से प्रोटीन बनेगा, तो आवश्यकता से अधिक जब अमीनो अम्ल होता है, ठीक है, अमीनो अम्ल जब उपस्थित होता है आवश्यकता से ज़्यादा, कि जितनी उसकी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ही अमीनो अम्ल जब उत्पादित हो जाता है, तो उसको हम किसमें, उसको अमोनिया में बदल करके अमोनिया से उसको यूरिया में बदल दिया जाता है, और यूरिया को यूरिन के थ्रू उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा भी है तो उसको इस टाइप से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। उसे यहाँ पर जो भी वेस्ट होता है उसी प्रकार से यहाँ पर बहिक्षेपण में क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है NH के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर बहिक्षेपण, स्वांगीकरण, अवशोषण, इसके अलावा पाचन और जो अंतःग्रहण था, इनको मैंने उल्टे क्रम में बता दिया है। ठीक है, तो याद इजिली हो जाएगा। तो सबसे पहले अंतःग्रहण यानी कि इंजेशन, उसके बाद पाचन यानी कि डाइजेशन, उसके बाद होता है अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, और स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन, और सबसे लास्ट होता है बहिक्षेपण यानी कि इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं, 5 चरण होते हैं कि पोषण जो है वो किस तरह से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की वीडियो बस यहीं तक रहने देते हैं। इसके अलावा एक स्टेप और समझ लेते हैं, ठीक है, कि अमीबा और पैरामीशियम में जो पोषण है वो किस तरह से होता है। तो इसको रफ कर देंगे। तो अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा में पाचन की क्रिया कैसे होती है। देखो, अमीबा इस तरह से होता है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, हमें पता है ये सेल मेम्ब्रेन वगैरह, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, है ना, कोशिका द्रव्य होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, फूड पार्टिकल। अमीबा है वो इस फूड पार्टिकल यानी कि खाने का जो कण है, भोजन का जो कण है, इसे खाना चाहता है। तो वो कैसे खाएगा। अमीबा में ये आप चारों तरफ जो देख रहे हैं ये इसके होते हैं स्यूडोफोड। क्या होते हैं, स्यूडोफोड्स बोलते हैं इनको कहा जाता है स्यूडोपोड्स। ठीक है, इन स्यूडोपोड्स यानी कि इन्हें हिंदी में कहा जाता है पादाब। क्या बोलते हैं, पादाब बोलते हैं। जब ये किसी फूड पार्टिकल को देखता है, उसको खाना चाहता है, तो ये उसके पास जाएगा, क्या करेगा, पास में जाएगा उसके। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ स्टेप्स के थ्रू पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस पार्टिकल के पास जाएगा और उस फूड पार्टिकल को अपने स्यूडोफोड्स के क्षेत्र में लेने की कोशिश करेगा, उसको कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि वो मेरे पास में आ जाए। तो स्यूडोफोड से उस पार्टिकल को, फूड पार्टिकल को कवर करने की कोशिश करता है। इसके बाद में वो टोटली क्या कर लेगा, उस स्यूडोफोड के द्वारा उस फूड पार्टिकल को क्या कर लेता, अपने अंदर ले लेता है, और वहाँ पर एक फूड वैक्यूल यानी खाद्य रिक्तिका उपस्थित होती है। इस तरह से खाद्य रिक्तिका उपस्थित होती है, और यहाँ पर ये क्या होता है, फूड पार्टिकल होता है, खाने का जो कण होता है। ठीक है, जब ये फूड पार्टिकल उस खाद्य रिक्तिका में आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर खाद्य रिक्तिका जो होती है इसमें क्या है, फूड पार्टिकल है, तो इसका क्या होने लगता है, पाचन होने लगता है। फिर अवशोषण होकर के कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, जीव द्रव्य में समाहित या फिर विलीन हो जाता है। तो अमीबा में पाचन की क्रिया इस तरह से होती है। पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम की ऑल ओवर बॉडी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। पूरी बॉडी पर क्या होंगे, इसमें सीलिया होते हैं। सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाकी अंगक हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, मान लो ये वैक्यूल्स हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल था, तो ये अपने सीलिया के द्वारा, ये सीलिया जो होते हैं, ये सीलिया हैं,
ठीक है, सीलिया। तो इस सीलिया के थ्रू क्या करता है, इसको अपने उस सरफेस तक एक स्पेसिफिक स्पॉट तक लेकर आता है। ये एक स्पॉट है, ठीक है, एक बिंदु है जहां पर ये उसको लेकर आता है। यहीं पर जो है इसकी मुख जो होता है वो उपस्थित होता है, इस टाइप से इसका मुख उपस्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इस फूड पार्टिकल को ऊपर ऊपर लेकर आएगा और यहाँ पर जो है उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा इसके थ्रू, ठीक है। तो सीलिया जो है वो हेल्प करते हैं अंतर्ग्रहण करने के लिए। तो अंतर्ग्रहण की क्रिया जो है दोनों में अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए अमीबा में कैसे होता है और पैरामीशियम में कैसे होता है, ठीक है। तो एक कोश के जंतुओं की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर तो अभी हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि पाचन कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग पाचन के बारे में समझेंगे। इसके अलावा हम लोग समझेंगे कि जो परपोषी होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।